सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है विंड एंड स्टॉर्म। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने सभी चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विंड एंड स्टॉर्म। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि हमने जो चैप्टर नंबर 13 अभी कंप्लीट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़िए, समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखिए और याद भी कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी और आपके आने वाले हायर क्लासेस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं विंड एंड स्टॉर्म। हमारा चैप्टर है आज का यूनिट 6 है नेचुरल फेनोमेना। आपको नेचुरल फेनोमेना के बारे में ही, प्रकृति के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? हवा और तूफान। अब विंड और स्टॉर्म में डिफरेंस होता है, हम सभी को पता है। सो यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। पहला टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर में, विंड इज कोज्ड बाय एन इवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। यानी विंड की जो वजह है वो क्या है? वो है अर्थ की अनइवन हीटिंग, मतलब अर्थ की इरेगुलर हीटिंग। ये क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। विंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड हमारा थर्ड वाला होगा हमारा स्टॉर्म्स, यानी कि तूफान। ठीक है, हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। और बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बस इसको सुनते जाना है और आपको सारी चीज़ें खुद ही क्लियर होती रहेंगी। चलिए, इट फील्स गुड टू टेक अ स्ट्रोल डाउन द पार्क व्हेन अ प्लीजेंट विंड इज ब्लोइंग। आप एक पार्क में टहल रहे हो और आपको वहां पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? द सेम विंड कैन हाउएवर डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी व्हेन इट इज टू स्ट्रॉन्ग एंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड। लेकिन अगर वही विंड, वही हवा इतनी तेज हो जाए कि वो लाइफ को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, प्रॉपर्टीज को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा? मतलब ये है कि वही विंड, जो हवा है, वो एक तो हल्के से चल रही है, मतलब आराम आराम से चल रही है, और दूसरी तरफ वही विंड बहुत हाई स्पीड में चल रही है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा होता है, हम इसको पढ़ेंगे कि एक विंड है वो आहिस्ता से चल रही है, मतलब वही विंड आहिस्ता चल रही है, वही विंड जो है बहुत तेजी से चल रही है। सो लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको नीचे पिक्चर दी हुई है, आप इसको देखिए, गौर से देखिए, वो जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस किए हुए हैं इसको आप इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज ब्लोइंग द गर्ल्स हेड अवे? यहाँ पे एक लड़की को देख रहे हैं, इसकी हेड उड़ गई है, तो ये क्यों हुआ? इसकी वजह है विंड, यानी हवा की वजह से। What is a gentle wind called? Gentle wind को क्या बोलते हैं? आंसर है breeze. And what is a strong and fast blowing wind called? एक strong और fast blow कर रही है एक wind, तो हम इसे क्या बोलेंगे? Storm. तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के जरिए से कहीं ना कहीं डिफरेंस पता ही चल रहा होगा कि विंड, ब्रीज और स्टॉर्म में क्या क्या डिफरेंस। आप अगर अपने डेली लाइफ में ही गौर करो तो आपको 3 तरह की विंड ही का सामना होता है। एक होती है ब्रीज। ब्रीज कहते हैं जेंटल विंड, यानी कि मंद हवा। जो आप जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो आपको जो सुबह की जो हवा होती है वो आप उसको ब्रीज की कैटेगरी में रख सकते हो, है ना? ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन वही विंड थोड़ी सी तेज हो जाए, जैसे कि जिसे हम कहते हैं आंधी, ठीक है, वो आंधी जो होती है वो जेंटल विंड नहीं रहती, वो तेज हो जाती है। उसमें आपकी, जैसे यहाँ एक इस लड़की को देख रहे हैं आप, इसकी जो हेड है वो उड़ रही है, तो इसका मतलब ये ब्रीज नहीं है ना? वो उससे तेज है, हाई स्पीड है, हाई स्पीड से ग्लो कर रही, ओके, ब्लो कर रही, सॉरी, नॉट ग्लो कर रही है। एंड व्हाट, उसके अलावा अगर आप उससे भी तेज कर दो विंड, बहुत स्ट्रांगली, इतनी कि वो आपकी लाइफ को डैमेज कर रही है, ह्यूमंस जो हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने कभी कभी आप मूवीज में देखते हो, और वैसे रियल में भी काफी बार स्टॉर्म आ चुका है बहुत जगहों पे, जापान में वगैरह, वहां पे ज्यादा होता है ऐसा। तो अब वो जो स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है उसे हम बोलते हैं स्टॉर्म, यानी कि तूफान। समझ में आ गया? तो इनका जो डिफरेंस है विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म का, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आगे चलते हैं हम।
विंड इज कोज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे इन्होंने एक वजह बताई कि विंड की क्या वजह है। विंड इज कोज्ड बाय द इवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, यानी विंड की एक वजह है अर्थ की अनइवन हीटिंग। अनइवन के मीनिंग होते हैं इरेगुलर, यानी कि असमतल, असमान, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि अर्थ की जो अलग अलग अनइवन जो हीटिंग है, कि कहीं पे अर्थ बहुत ज़्यादा, कहीं पे अर्थ की हीटिंग बहुत ज़्यादा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो ये एक वजह है विंड की। ठीक है, सो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर यूजुअली इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द एटमॉस्फेयर। अगर आप विंड की मूवमेंट पर गौर करो, विंड की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा से हॉरिजॉन्टली ही होती है। अक्सर देखा गया है, अक्सर विंड की जो मूवमेंट होती है वो हॉरिजॉन्टल ही होती है, वर्टिकल नहीं होती है ना। क्यों? अब इसकी वजह भी आगे हम पढ़ेंगे। मतलब वर्टिकल का मतलब क्या है कि विंड जो है वो आपकी जमीन से आसमान में नहीं उड़ती है, बल्कि हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ओके, इट इज कॉज्ड बाय अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। और ये हॉरिजॉन्टल ही क्यों मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही क्यों मूव कर रही है, तो इसकी वजह ये है कि अर्थ के अलग अलग रीजन का अलग अलग टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? इसका क्या रीजन है? इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर्स बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो अलग अलग रीजन है, अगर आप यहाँ पे गौर करो, इसमें देखो आप, ये अर्थ है, अर्थ का दिख रहा है, ये वाला अलग रीजन है नॉर्थ, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये इक्वेटर वाला पार्ट है। तो जो अर्थ के, अगर आप ये वाला पार्ट देखो, इक्वेटर वाला पार्ट, तो अर्थ जब भी ये रोटेट करेगी तो इसका जो इक्वेटर वाला पार्ट है, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, चाहे ईस्ट का हो चाहे वेस्ट का हो, तो अर्थ का जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो अक्सर, मतलब ज्यादातर जो है वो सन के सामने ही रहता है। और जो नॉर्थ और साउथ वाला पॉल है, इसमें जो अर्थ की जो गर्मी होगी, यहाँ पे जो गर्मी होगी वो इतनी नहीं होगी जितने की अर्थ के इक्वेटर वाले पार्ट पे हो रही है। ओके, समझ में आ रहा है कि जो अर्थ का नॉर्थ वाला पार्ट है और जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ यहाँ पे तो अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं ठंड होती है, इतनी कि यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, तो मतलब कहने का मकसद यही है इनका कि अलग अलग अर्थ के अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है। ये बात हमें समझ में आती है। दिस टेम्परेचर डिफरेंस अकर मेनली बिकॉज ऑफ द इवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। और इसकी क्या वजह है? यही जो वजह मैंने आपको बताई कि अर्थ का जो सन के सामने है, मतलब अर्थ जो है वो सन के सामने, तो उसका जो उसकी रेज है वो इक्वेटर वाले पार्ट पे ज़्यादा पड़ती है। मतलब ये है कि जो कंट्रीज इक्वेटर पे होंगी तो उनमें जो है ज़्यादा गर्मी होगी अगर इन कंट्रीज के कंपैरिजन में। समझ में? यही वजह है कि अलग अलग टेम्परेचर होता है। So thus the air absorbs different amounts of heat, making it warm in some places and cools in other. और यही वजह है, जहाँ पे ज़्यादा हीट होगी तो वहाँ पे अर्थ जो है, वहाँ की एयर वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उन प्लेसेस को गर्म बना देगी, और दूसरे जो प्लेसेस हैं जहाँ पे हीट नहीं है, तो वहाँ पे वहाँ के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वहाँ पे कूल होंगे, ठंडे होंगे। एज एयर गेट्स वार्मर इट्स पार्टिकल इज स्प्रेड आउट। दूसरी बात इन्होंने ये बात बताई कि अर्थ के जैसे ही एयर वो गर्म होती है तो उसके पार्टिकल जो है वो स्प्रेड आउट करने लगते हैं। मतलब ये है कि वो फैलने लगते हैं। अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहो, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर जब हीट होती है, मतलब एयर जब गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है। This makes the air lighter or less dense, so it rises. और यही वजह है कि जब एयर हीट होती है, गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है और उसके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है, और इसी वजह से वो राइज करना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? ये बात हमें पता ही है हमेशा से कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा के मुकाबले में हल्की होती है ना? तो वो वाले एरियाज जहाँ पे कि ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ी है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, वहाँ के एयर के पार्टिकल्स गर्म होंगे, वो लाइट हो जाएंगे, वो उनके अंदर डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो राइज कर जाएंगे। अब उन एरियाज के बारे में हम देखते हैं जहाँ पे कि सूरज की रोशनी कम पड़ती है। मतलब यह है कि वो वहाँ जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। सो एज एयर कूल्स इट बिकम्स हेवियर। जैसे ही एयर कूल होती है, मतलब जहाँ वो वाले प्लेसेस जहाँ पे कि एयर ठंडी रहती है, ठीक है, जहाँ पे कि सूरज की रोशनी उतनी नहीं जाती है,
इट बिकम्स हेवी। जब एयर के पार्टिकल्स कूल होते हैं तो वो हेवी हो जाते हैं और मोर डेंस, और ज्यादा घने हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। एंड 6, as air is warm air rises, air flow from cooler areas flow into take the place of the rising air। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे एयर गर्म है वो उसके पार्टिकल्स राइज करेंगे, तो वो वाली जो जगह होगी जहाँ से पार्टिकल्स राइज किए, तो वो वाली जगह खाली हो जाएगी। तो उस खाली जगह को कौन फिल करेगा? कूलर जो कूल एयर है वो उसको फिल करेगी। मतलब एयर जो है, कूल एयर, वो उधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। और यही वजह है दिस सेट्स अप अ करंट ऑफ एयर एंड वी कॉल इट विंड। और यही चीज जो है एयर के करंट को बनाती है और हम इसे विंड बोलते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिंपल फेनोमेना है कि वो वाले एरियाज जहाँ पे एयर ज्यादा गर्म है तो वहाँ के पार्टिकल्स उड़ेंगे, मतलब एयर के पार्टिकल्स वहाँ राइज करेंगे। एयर के जैसे पार्टिकल्स राइज करेंगे तो जो कूलर एरियाज की एयर है वो वहाँ पे उसकी जगह ले लेगी, वो उधर मूव कर जाएगी। और इस तरीके से वार्म एयर उधर राइज कर रही है, कूल एयर इधर आ रही है, तो यही चीज एक करंट डेवलप करते हैं, एक करंट का एक सेटअप बनाते हैं, और यही चीज कहलाती है विंड। समझ में आ गया? आप अगर इसमें देखो, वार्म एयर राइजेस अप, एयर मूव्स, एयर कूल डाउन एंड सिंक्स, एंड कूल एयर मूव्स इन। समझ में आ रहा है? दिस हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अर्थ हैपेंस वेरी रेगुलरली विद द चेंज इन सीजन। जैसे जैसे सीजन में चेंजिंग आती रहती है तो हीटिंग और कूलिंग जो है अर्थ की, ये रेगुलरली होती रहती है ना। जैसे जो जो मौसम आता है, ठंड का मौसम आ रहा है तो सर्दी, वहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स है वो ठंडे हो जाएंगे। जो गर्मी का मौसम है वहाँ एयर के पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे। तो ये रेगुलरली होता रहता है। दिस सेट्स अप अ सीजनल विंड सच एज मॉनसून विंड। और यही चीज जो है सीजनल विंड का कारण बन जाती है, जिसे हम मॉनसून विंड कहते हैं। ड्यूरिंग द समर द लैंड इन प्लेसेस क्लोज द इक्वेटर बिकम्स वेरी हॉट कंपेयर टू द ओशियन। समर के मौसम में वो वाले एरियाज जो कि इक्वेटर पे हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और उन प्लेस के कंपेरिजन में जो कि ओशियन के करीब हैं तो वो कम गर्म होते हैं। एयर ओवर द लैंड्स गेट हीटेड एंड राइजिंग। अब लैंड की जो एयर है वो हीट हो जाएगी, ठीक है, और वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगी। एंड कूलर रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम ओवर द ओशियन ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड। और जो कूलर रेन बियरिंग विंड्स हैं वो ओशियन से ब्लो करेंगी, मतलब ओशियन से उठेंगी और किधर की ओर जाएंगे? लैंड की ओर जाएंगे। और यही वजह है कि हमेशा बीच वगैरह पे ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ओके, दिस रेन बियरिंग विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। और इन्हीं रेन बियरिंग विंड्स को हम कहते हैं मॉनसून विंड्स। विंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ एयर एट अ प्लेस। अब यहाँ पे एक और बात इन्होंने बोली कि विंड जो है एक तो टेम्परेचर से रिलेट कर ही रही है, इसके अलावा क्लोजली रिलेटेड है किससे? प्रेशर से। किसी भी जगह के प्रेशर से वो क्लोजली रिलेट करती है। लेट अस सी व्हाट प्रेशर इज। सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि प्रेशर होता क्या है। ओके, ये हम आगे चले। एयर प्रेशर। एयर प्रेशर नाम ही से पता चल रहा है, एयर का दबाव। इट मीन्स के एयर कहीं ना कहीं प्रेशर लगा रही है, यानी एयर में प्रेशर होता है। इस बात से आप सहमत करेंगे? बिल्कुल, आपको सहमत होना चाहिए कि एयर में प्रेशर भी होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। वो प्रेशर जो एयर एक्सर्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। मतलब एयर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर लगा रही है, वो प्रेशर कहलाता है एयर प्रेशर, यानी एयर द्वारा लगाया हुआ प्रेशर कहलाता है एयर प्रेशर। The air in the atmosphere exerts pressure on every object and in all directions, up, down, left, right, etc. जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो हर चीज पर प्रेशर लगाता है, और हर डायरेक्शन, यानी ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम कहेंगे इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना, वो हर चीज पे प्रेशर लगा रहा है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ अ प्लेस एंड आल्सो ऑन द टेम्परेचर। ये प्लेस की हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है और इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये है कि अभी हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स के बारे में पता चला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या जो जिसे हम एयर प्रेशर बोलते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो किसी भी जगह की हाइट की, यानी कि हाइट ऑफ अ प्लेस, एंड दूसरा है टेम्परेचर।
Generally, places at a lower temperature are at a high pressure than the places at a higher pressure. अगर आप उन प्लेसेस की बात करो जहाँ पे कि लो टेम्परेचर रहता है, मतलब कूलर एरियाज में, वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। अच्छा, ये आप गौर करो कैसे। अब देखिए, जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहाँ की जो हवा होगी वो होगी आपकी डेंस, है ना, और वो होगी हेवी। तो हेवी हो हवा है, डेंस हवा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा। अब वो वाले एरियाज जहाँ पे कि हाई टेम्परेचर है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज हैं, तो वहाँ की जो हवा होगी वो कम डेंस होगी और उसके पार्टिकल्स भी जल्दी एक्सपेंड कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एयर कम प्रेशर लगा रही है, और जो वो वाले एरिया जहाँ के टेम्परेचर लो है वहाँ पे एयर ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। एयर मूव्स फ्रॉम एन एरियाज ऑफ अ हायर प्रेशर टू एन एरियाज ऑफ अ लोअर प्रेशर। हमेशा से ये बात रही है कि कोई भी चीज़ वो अपने हाई प्रेशर से, या जैसे हम कहा जाए कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। तो इसी तरीके से एयर का भी यही मसला है कि एयर जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है। अभी हमने ये बात पीछे पढ़ी भी, समझी भी, कि जो जैसे अगर आप विंड की और ओशियन की और लैंड की बात कर रहे हैं, कि वो वाले एरियाज जो जैसे बीच पे आप देखो तो ओशियन की जो विंड होती है वो होती है आपकी ठंडी, और जो वहीं पे जो उसके साइड में जो लैंड है उसकी जो विंड होती है वो होती है, जो एयर होती है वहाँ पे वो होती है गर्म। तो उसकी जो विंड होती है गर्म होती है, तो वो राइज कर जाती है ऊपर। तो विंड जो ओशियन की विंड होती है वो लैंड की ओर आ जाती है। मतलब एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है। दिस कॉजेज विंड, और यही चीज विंड की वजह बनती है। एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसके अलावा जो इसका कन्वर्स है यानी इसका उल्टा है वो भी हमेशा ट्रू ही रहता है। मूविंग एयर कॉजेज अ वेरिएशन इन प्रेशर, और जो मूविंग एयर है यानी जो चलती हुई हवा होती है वो प्रेशर में भी वेरिएशन लाती है। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम, ये वाली जो आगे बात है मूविंग एयर कॉजेज अ वेरिएशन इन प्रेशर, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ें। अभी हमने ये बात पढ़ ली कि एयर जो होती है वो प्रेशर लगाती है और हम उसे बोलते हैं एयर प्रेशर। और जो एरियाज ठंडे होते हैं वहाँ पे एयर का ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी वहाँ पे एयर हायर प्रेशर पे रहती है। और जो एरियाज लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है, वहाँ पे एयर जो है वो हल्के से प्रेशर, यानी कि वहाँ का प्रेशर जो होता है एयर का वो कम होता है। आगे चलते हैं हम एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या दिखाना है कि क्या वाकई एयर प्रेशर लगा रही है या ये बात गलत है। तो ये बात तो चूंकि सही है तो हमें इसे एक एक्टिविटी के जरिए से दिखाना होगा, और इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने बड़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है खुद करने लग जाना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बहुत ही आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर आपने इसको खुद करने की कोशिश की। सो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको। अ टिन थिन मेटल कैन विद एन एयर टाइट कैन। आपको एक कैन चाहिए, लेकिन उसके साथ उस कैन का जो है ढक्कन होना चाहिए, कैप होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए कि आप उसको लगा दो तो उस वहाँ से एयर बाहर ना निकल सके। एक स्टोव, बंसन या बंसन बर्नर, किचन सिंक, वॉश बेसिन, और आपको एक बर्नर चाहिए होगा। गैस अपने घर का यूज़ कर लेना, चूल्हा वगैरह। किचन में जाओगे तो किचन का सिंक की यूज़ करोगे। टोंग्स चाहिए आपको, टोंग्स टू होल्ड द कैन, यानी टोंग्स क्या करने के लिए चाहिए, कैन को पकड़ने के लिए ना, घर में जो यूज़ करते हैं, मॉम वगैरह यूज़ करती हैं टोंग्स। एंड अ स्मॉल थिक टॉवेल, और आपको एक छोटा सा और थिक टॉवेल होने चाहिए, मोटा सा टॉवेल होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पहला क्या करना है, फिल द कैन अप टू अबाउट 1/3 विद वाटर। आपको जो है वो कैन है उसको 1/3 जो है वाटर से भर देना है। 1/3 कितना होता है, देखो आप ये ना, इतना जैसे आप देख रहे हो ये गिलास है, इसका 1/3 वाटर है, तो आप इसको भर दोगे। अब उसके बाद हीट द कैन विदाउट द कैप एंड लेट द वाटर बॉयल फॉर सम टाइम। आपने उसको 1/3 वाटर भर दिया उसमें। उसके बाद जो कैन है उसको आप गैस पे रख के, बर्नर पे रख के आप जो है उसको बॉयल करने दोगे। ठीक है, यानी कि जब वो बॉयल करना 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं उसको फौरन हटा देना है, नहीं, उसको ना थोड़ी देर तक के बॉयल करते रहने देना है। मेक श्योर अ लॉट ऑफ स्टीम एस्केप्स। आपको ये श्योर करना है कि बहुत सारा जो स्टीम, मतलब भाप जो है वो अच्छी खासी बन जानी चाहिए, अच्छी खासी भाप जो है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने जैसे ही वो बॉयल करा और आपने फौरन निकाल दिया तो वो जो है उसमें इतनी ज़्यादा भाप नहीं बन पाएगी,
इसी वजह से आपको जो है मतलब उसमें अच्छी खासी भाप उसके अंदर उसकी उड़ भी जाए कि आप जैसे ही वो बॉईल करना स्टार्ट करें तो आप उसको आफ्टर 5 मिनट के बाद उतारोगे। टेक द हेल्प ऑफ एन एडल्ट टू रिमूव द कैन फ्रॉम द स्टोव यूजिंग टोंग्स। अब आप अपने किसी बड़े की मदद से उसको कैन को टोंग की हेल्प से जो है आप उसको हटा दोगे, मतलब वहां से निकालोगे। एंड क्विकली कवर द ओपनिंग एंड क्लोज द कैप टाइटली यूजिंग द थिक टॉवेल। और उसके बाद जो थिक टॉवेल आपके पास है उसकी मदद से आप उस कैन को, जो उसका ओपनिंग पार्ट है जो आपने खोल के रखा हुआ था, उसको आप फट से उसको बंद कर दोगे। ठीक है। टेक द कैन टू द किचन सिंक वॉश बेसिन एंड होल्ड इट अंडर द टैप वाटर एंड सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद फटाफट से क्या करना है, उसको ले जाना है अपने किचन सिंक में। किचन में काम कर रहे हो तो किचन का सिंक ही यूज करना। और उसके बाद जो है उसको टंकी चला के टैप वाटर के नीचे आपको रख देना है। जैसे आप उसको नीचे रखोगे तो आप क्या देखते हो? ऑब्जर्वेशन, द कैन स्लोली क्रम्पल्स अप। जो कैन होगा वो बहुत तेजी से नहीं, स्लोली वो जो है क्रम्प करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रश करना स्टार्ट कर देगा। कंक्लूजन क्या निकला? दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द कैन इज हीटेड द स्टीम प्रोड्यूसेस पुशेस आउट मोस्ट ऑफ द एयर इन द कैन। ये ऐसा क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि जैसे जब आपने कैन को हीट किया था तो उसके अंदर स्टीम बना, भाप बनी, भाप ने प्रेशर लगाया, भाप ने जो है प्रेशर किया, कहाँ पे लगाया? कैन के वॉल पे। समझ में आया? एंड व्हेन इट कूल्स डाउन, जैसे ही वो जो कैन है वो ठंडा हुआ, द स्टीम इन द कैन कंडेंसेस एंड लीव्स अ नियर वैक्यूम इन द कैन। जैसे ही वो कैन आपका ठंडा हुआ तो उसके अंदर की जो भाप थी वो कंडेंस करनी स्टार्ट हो गई। कंडेंस जैसे करनी स्टार्ट हो गई तो वहां पे जो है वो वहां पे वैक्यूम बन गया कैन में। मतलब क्योंकि आपने कैन को कितना भरा था? 1/3 वाटर भरा था। मतलब अगर आप इस कैन की बात करो तो इसमें आपने 1/3 वाटर भरा था। 1/3 वाटर भरा था तो इसकी जो भाप थी वो अभी पहले जो है इसके चारों तरफ, यहाँ पे जो खाली जगह थी वहां पे वो उसके प्रेशर लगा रही थी। ठीक है। अब जैसे ही आपने उसको ठंडा कर दिया तो ये वाला एरिया जो था वो कंडेंस करने लग गई उसकी स्टीम। ठीक है। कंडेंस करके नीचे बैठेगी तो जो ये वाला एरिया है ये हो गया आपका खाली। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द रिमेनिंग वाटर, बस उस जगह को जहाँ पे वाटर नहीं है, जहाँ पे वाटर है उस जगह को छोड़ करके। एंड द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द कैन इज लार्ज इनफ टू द कंप्रेस एंड क्रश इट। और जो बाहर का प्रेशर था उसने क्या किया? कैन पे अपना प्रेशर, एयर का प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से जो कैन है वो आपकी कंप्रेस करनी स्टार्ट हो गई और वो क्रश कर दी। दिस शोज द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये एक्टिविटी क्या, इस एक्टिविटी में आपको क्या क्या करना है और एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।